हाँ भाई देखिए, तो जैसा कि आपको पता है पार्ट फर्स्ट में हमने डॉली भेड़ के निर्माण को समझा था। और अब जो नेक्स्ट बात है मैं आपको बता दूं कि एक तो हमने भेड़ का निर्माण किया था, है ना, केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक से। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं नूरी पश्मीना क्लोन बकरी। नूरी पश्मीना क्लोन बकरी अर्थात अभी तो हमने डॉली भेड़ बनाई थी, इसी प्रकार हमने एक नूरी नाम की बकरी का भी क्लोन तैयार किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, सेरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल। एक सेरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है करनाल में। ठीक है, इसका नाम थोड़ा लंबा है, आप इतना ही लिख सकते हैं, है ना। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल के संयुक्त तत्वाधान में पहली क्लोन बकरी नूरी का जन्म 9 मार्च 2012 में हुआ। डॉली भेड़ को हमने 1996 में बनाया और इसको 9 मार्च 2012 में। ठीक है, नूरी का अर्थ अरबी भाषा में प्रकाश होता है। यह ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली बकरी है जिसकी ऊन अत्यधिक कीमती होती है। ठीक है, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, केवल आपको समझने के लिए कि आखिर नूरी पश्मीना क्लोन बकरी क्या है। तो देखिए, 9 मार्च 2012 में एक बकरी का क्लोन बनाया गया जिसको हम नूरी नाम देते हैं, है ना। अच्छा, नूरी का अर्थ जो अरबी भाषा में होता है वो प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश। अच्छा, ये नूरी क्या है, सॉरी पश्मीना क्या है? नूरी तो उसका नाम था और पश्मीना उसकी प्रजाति थी, जाति थी, है ना। तो एक पश्मीना जो बकरी होती है, आपकी बुक में भेड़ है तो वो बकरी है। ठीक है, तो पश्मीना जो बकरी होती है वो क्या है, ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं और उनके अत्यधिक लंबे बाल होते हैं। आप नेट पर उसकी इमेज देखना सर्च करके, नूरी बकरी है या पश्मीना बकरी आप डाल देना, पश्मीना गोट, तो आपको उसके डायग्राम दिखाई दे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कैसी होती है। तो उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, तो उसकी ऊन होती है वो, है। तो ये क्या है, ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली एक बकरी होती थी और ये ऐसी बकरी थी जो कम मिलती थी लेकिन उसकी ऊन बहुत अत्यधिक कीमती होती थी। तो हमने इसको बचाए रखने के लिए इसका क्या बना लिया, एक क्लोन तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया? क्लोन, जिससे इस बकरी का क्या है, प्रजाति चलती रहे, है ना। और कोई खास बात नहीं समझनी है इनको, है ना भाई। तो ये थी नूरी बकरी। केवल आप इतना समझो कि जो नूरी बकरी है वो एक क्लोन बकरी है और जिसकी ऊन अत्यधिक कीमती होती है। ठीक है, बाकी आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना आपसे पूछ सकता है कि एक क्लोन बकरी का नाम बताओ, तो आपको नूरी याद रखना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है होनोलुलु तकनीक।
क्या है? अच्छा, ये तीसरी टेक्निक है ना, होनोलुलु तकनीक। तो होनोलुलु तकनीक क्या है भाई? रोजा यानागिमाची तेरुहिको वाकायामा, ये नाम है क्या, है ना, ऐसी नाम है ना, रोजा यानागिमाची और तेरुहिको वाकायामा, दो वैज्ञानिक थे, दो व्यक्ति थे, ने इस तकनीक का प्रयोग किया। अब इसमें जो तकनीक थी ना, वो कौन सी काम में ली गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। कौन सी काम में ली गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, बोई जेवी गुर्डन की तरह, है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 50 चुईहाओं को क्लोन करने की घोषणा की। पहली क्लोन चुईहा क्यूमुलस थी। क्या थी? क्यूमुलस। देखिए भाई, अच्छा, होनोलुलु तकनीक में आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, आप इतना याद रखिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, केवल इतना याद रखो कि इस टेक्निक में 50 चुईहाओं को क्लोन करने की घोषणा की गई थी और पहली क्लोन चुईहा का नाम था क्यूमुलस। आप इसका नाम याद रखो, केवल क्या था? क्यूमुलस। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, केवल आपसे ये पूछ सकता है कि एक क्लोन चुईया का नाम बताओ, तो क्यूमुलस है। बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, अब जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है वह है क्लोनिंग के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई क्लोनिंग के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो आप समझना, मैं एक पॉइंट लिखता हूं और आप उन्हीं को समझने की कोशिश करना। एक मैंने पॉइंट लिख दिया है, चिकित्सकीय क्लोनिंग। आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं तो आपको केवल यहां पर समझा रहा हूं। देखिए भाई, वो ये कह रहा है कि हम क्लोनिंग की क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, कि अगर क्लोनिंग विधि एक पूरी तरीका से सफल हो जाए तो हम उसको कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम क्लोनिंग विधि को कंप्लीट कर लें, जैसे हम अपने जितने ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, हम अपने सभी ऑर्गन्स का ऐसे क्लोन बना लें। बात समझ में आ रही है? हम अपने अगर ऑर्गन्स का क्लोन बना लें तो कोई भी अंग अगर खराब हो जाए, बॉडी का कोई अंग अगर खराब हो जाए, तो आप मुझे बताइए, हम उस क्लोन अंग का प्रत्यारोपण कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो हमारे लिए बहुत बड़े फायदा की बात हो जाएगी ना। ऐसा अभी हम सोच रहे हैं, संभव नहीं हो पाया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये संभव हो जाए ना कि हम अपने ऑर्गन्स का क्लोन बना लें, तो फिर कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं। अभी संभावना है, एप्लाइड एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चिकित्सीय क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स का क्लोन बना लें और अगर वो अंग खराब हो जाए तो उनके स्थान पे हम उनका प्रत्यारोपण कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें ज्यादा और कोई जीव के अंग या किसी प्राणी के ऑर्गन्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और जितनी भी ऑर्गन संबंधी बीमारियां हैं उन सभी को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे
किसी का लीवर खराब है, किसी की किडनी खराब है ना, आंखें खराब हैं, तो ये बहुत ज़्यादा केस होते हैं। तो अगर क्लोनिंग विधि ऑर्गन्स पे अप्लाई हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो हमें इनकी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम कहते हैं चिकित्सकीय क्लोनिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स, नस्ल सुधार। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत हाई क्वालिटी की ब्रीड है जीवों में, और उस जीव का अगर हम क्लोन बना लें, है ना, तो उस क्लोन में उसी के जीन होंगे जो हाई क्वालिटी वाला था, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग से जीवों की नस्लों में सुधार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जीवों की नस्लों में सुधार कर सकते हैं। जैसे अधिक मांस उत्पादन वाले जीव, भाई मांस पूर्ति के लिए, जैसे मुर्गी, बकरी, इनका उच्च क्वालिटी वाले। भाई मांस उत्पादन के लिए हमें कैसा पशु चाहिए, जो वजनदार हो, उसके मस्कुलर शरीर हो, वजन ज्यादा हो, तो वो मांस उत्पादन के लिए होता है। अन्न उत्पादन के लिए, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ, दुग्ध उत्पादन के लिए, तो हम पशुओं की नस्लों में सुधार कर सकते हैं क्लोनिंग से, है ना। ऐसे ही प्लांट ब्रीड, पादपों की किस्म, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, है ना, सूखा फसल, मतलब ऐसी फसल हम तैयार कर सकते हैं जो सूखा के प्रतिरोधी हो। ऐसी फसल हम उत्पादित कर सकते हैं जिससे अधिक ज़्यादा प्रोडक्शन हो। आजकल हम जैसे कर ही रहे हैं, पहले जो गेहूं वगैरह की किस्म होती थी उनमें इतना उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्लोनिंग के द्वारा अपनी पादप किस्मों को भी अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये 2-3 हमारे क्लोनिंग के क्या हैं, एप्लीकेशन हैं, प्रयोग हैं। जैसे कि हम चिकित्सीय क्लोनिंग मैंने आपको बता दिया कि हम ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि उनका अगर हम क्लोन बना लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्गन संबंधी जो डिजीज है। पशुओं की नस्ल में सुधार कर सकते हैं हम, और पादपों की किस्में नई नई विकसित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे क्लोनिंग के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग। आप बिल्कुल इनको पढ़ लेना। अब जब आप इसको नोट्सों में पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा है, कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है, अर्थात मैं कहूं कि जो हमारा चैप्टर 37 है वो पूरा क्या है, कंप्लीट है। ठीक है भाई, बात समझ जाएंगे आप। तो 37 चैप्टर में एक बार आपको बता दूं, हम इसमें म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं, और उत्परिवर्तन में हमने सबसे पहले जीन म्यूटेशन देखा था। कौन सा देखा था, जीन म्यूटेशन, है ना। और जीन म्यूटेशन के आपको टाइप पता है क्या, भूल गए, संक्रमण, अनुपथन, भूल गए क्या, फ्रेम शिफ्ट, अपर्यायक और निरर्थक। याद है क्या, जीन म्यूटेशन के टाइप, संक्रमण, अनुपथन, फ्रेम शिफ्ट, अपर्यायक, निरर्थक, है ना। संक्रमण में हम क्या पढ़ते थे कि एक प्यूरिन का स्थान प्यूरिन ले और एक प्रिमिडिन का स्थान प्रिमिडिन ले, याद है। अनुपथन में हम क्या पढ़ते हैं, एक प्यूरिन का प्रिमिडिन और एक प्रिमिडिन का प्यूरिन। फ्रेम शिफ्ट में एक न्यूक्लियोटाइड की हानि या प्राप्ति जिससे उसके पढ़ने का क्रम बदल जाए। अपर्यायक में एक न्यूक्लियोटाइड के एक्स्ट्रा जुड़ने से दूसरा अमीनो अम्ल जुड़ जाता है, जिससे कौन सी डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। कौन सी, सिकल सेल एनीमिया। निरर्थक कि न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार चेंज हो
कि वो आधे रास्ते में ही स्टॉप कोडन बन जाए। याद है क्या? उसको हम क्या कहते हैं? निरर्थक कहते थे। पता चल गया आपको, है ना? तो ये तो जीन म्यूटेशन था। और दूसरा था क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन हमने दो प्रकार के देखे, एक न्यूमेरिक, एक स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिक की मैं बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। याद आ रहा है क्या? यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी यानी कि सुगुणता। सुगुणता क्या है कि जब किसी जीव में दो से अधिक समुच्चय हो जाएं गुणसूत्रों के, तो उसको हम सुगुणता कहते थे। सुगुणता को भी हमने दो भागों में पढ़ा था, आपको याद हो तो, ऑटो और एलो। ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। स्वयं बहुगुणता, जिसमें याद हो आपको कि वह गुणता जो एक ही जीव के मध्य होती है, जिसमें हमने कॉलचिसिन के बारे में बात की थी। और एलोप्लॉइडी क्या होता है? दो भिन्न जातियों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो उस संतति में दो से अधिक गुणसूत्र के सेट आते हैं, उसको हम एलोप्लॉइडी कहते थे, है ना? फिर हमने पढ़ा एन्यूप्लॉइडी। देखो अंतर मैंने आपको बताया था, यूप्लॉइडियों में गुणसूत्र के सेट में हमेशा वृद्धि होती है, लेकिन एन्यूप्लॉइडियों में सेट में वृद्धि हो सकती है, कमी भी हो सकती है। याद आ रही है आपको, है ना? जहां हमने अधोगुणता और अधिगुणता के बारे में बात की थी, है ना? जैसे एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो आप उसको एक न्यून सूत्रता कहते थे, दो गुणसूत्र की कमी हो जाए तो आप उसको द्विन्यून सूत्रता, इंपॉर्टेंट नल्ली सोमी कहते थे। तो वो हमने असुगुणता में पढ़ा था, है ना? फिर हमने स्ट्रक्चरल म्यूटेशन देखा, संरचनात्मक उत्परिवर्तन देखा। संरचनात्मक उत्परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा? याद है क्या आपको? विलोपन पढ़ा, भूल गए? और स्थानांतरण पढ़ा, ट्रांसलोकेशन, प्रतिलोमन पढ़ा और द्विगुणन पढ़ा। संरचनात्मक जो उत्परिवर्तन होता है वो चार प्रकार का था, जिसमें विलोपन, डिलीशन, क्या पढ़ रहे थे हम डिलीशन में, विलोपन में, कि एक गुणसूत्र खंड की कमी हो जाए, है ना? स्थानांतरण, एक गुणसूत्र का खंड दूसरे असमजात गुणसूत्र के सिरे से जुड़ जाए, तो ट्रांसलोकेशन। प्रतिलोमन, 180 एंगल पर घूमकर उल्टा व्यवस्थित हो जाए। द्विगुणन, एक एक्स्ट्रा खंड की पुनरावृत्ति हो जाए। तो बहुत सिंपल सी तो बात है इनके बारे में, समझ में आ गई बात? तो आपको आराम से याद रह जाएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमने क्या पढ़ा इसके बाद? फिर हमने इसके बाद पढ़ा जेनेटिक कोड। तो यहाँ आनुवांशिक कोड की डेफिनेशन, और आपको क्या करना था? आनुवांशिक कोड के 2-3 लक्ष्य गुण करने थे। फिर हमने क्या पढ़ा? HGP पढ़ा। HGP की हमने दो बातें, एक तो इसके लक्ष्य और एक इसकी विशेषताएं। दो चीज थी HGP की, एक तो इसके लक्ष्य और इसकी विशेषताएं। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट हमें पढ़ा है क्या? क्लोनिंग। क्या पढ़ा है? क्लोनिंग। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 37, ठीक है? और आपकी जो ये यूनिट है वो क्या है? कंप्लीट है। तो आपकी जूलॉजी की 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। 5 यूनिट है, जिनमें से हमने कितनी यूनिट पढ़ ली है? 4 यूनिट पढ़ ली है, ठीक है? तो आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे कल। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो अब आपकी 4 यूनिट हो गई है जूलॉजी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और जो हमारी 5वीं यूनिट है वो खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? उसमें लंबा मैथ, अगर आप इन यूनिटों को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे।
देखो इसमें 3 ही है, 35, 36, 37, 5 नंबर की यूनिट है, तो 3 चैप्टरों से तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली 35 पार्ट को आप ज़्यादा ध्यान से समझना, उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है 35वें पार्ट से, और 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन या तो 36 से या 37 से ऐसे बनता है। बात समझ में आ रही? तो पढ़ाई पर ध्यान रखो, कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो इस यूनिट को अच्छे तरीके से समझ लेना, और अगली बार जो आपका टेस्ट होगा उसमें 31 से 34 वाली यूनिट आएगी पूरी। बात समझ में आ रही है क्या? 31 से 34 अभी से तैयारी चालू कर देना। क्यों? क्योंकि बहुत ही सरल यूनिट है, और कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्के करने हैं। आपके 28-29 पार्ट रह गए ना, उनका टेस्ट नहीं है, ठीक है। आपका जो टेस्ट है वो 31 से 34 का है, एक पूरी यूनिट का, ठीक है। इनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक।